हाय एवरीवन, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो। एंड हम लोग आ चुके हैं वीडियो नंबर 2 के साथ। वीडियो नंबर 2 ऑन चैप्टर 9, दैट इज सप्लाई, फ्रॉम आवर क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस। ठीक है। सो वीडियो नंबर 1 में आप लोग के साथ मैं डिस्कस किया था व्हाट इज सप्लाई। हमने डिस्कस किया था द डिफरेंस बिटवीन सप्लाई एंड स्टॉक। हमने डिस्कस किया था कि दो अलग अलग टाइप के सप्लाईज होते हैं। इट कैन बी अ इंडिविजुअल सप्लाई एंड इट कैन बी अ मार्केट सप्लाई। हमने बात किया था कि इंडिविजुअल सप्लाई को कितने फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। एंड फाइनली हमने डिस्कस किया था मार्केट सप्लाई को कितने फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सो इंडिविजुअल सप्लाईज के लिए हमने 6 अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात किया था। एंड मार्केट सप्लाई में देयर वर 9 फैक्टर्स। है तो आपके इंडिविजुअल सप्लाई से, और 3 आपके नए सप्लाई के लिए। सो आज के क्लास में, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हमारे डिस्कशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज मेरे को आप लोग को बोलना है, फैक्टर्स के बारे में कुछ बात करते हैं। ठीक है? या फिर एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं सप्लाई फंक्शन से, फैक्टर्स के बारे में कुछ ही देर बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सप्लाई फंक्शन। ठीक है। एंड ये चीज आप लोग को पहले भी बोला गया है कि फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन का मतलब हमेशा एक रिलेशनशिप होता है, एक इक्वेशन होता है। ये दो अलग अलग चीजों के बीच में हम लोग को रिलेशनशिप बोलता है। तो सप्लाई फंक्शन भी दो टाइप का है। क्या क्या? एक हम लोग का इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन है, और एक हम लोग का मार्केट सप्लाई फंक्शन है। इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन क्या होता है सर? इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन बच्चा एक फंक्शनल रिलेशनशिप होता है बिटवीन सप्लाई एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सप्लाई। तो इसको मैं बोल सकता हूँ, सप्लाई ऑफ गुड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, एंड उसके बाद प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद स्टेट एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद बोला जा सकता है टैक्सेशन पॉलिसी, एंड फाइनली गवर्नमेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। तो एक इंडिविजुअल का सप्लाई ये सारे फैक्टर्स के ऊपर इफेक्ट करता है। करके अगर मैं इसको मैथमेटिकली इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, तो मैं बोलता हूं सप्लाई ऑफ गुड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ द अदर गुड, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टैक्सेशन पॉलिसी, एंड द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। वहीं पर मार्केट सप्लाई के बारे में बात करें, मार्केट सप्लाई फंक्शन के बारे में ऐसा ही हम लोग को दिखता है। सप्लाई ऑफ गुड एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, state of technology, taxation policies, goals and objectives of the firm, number of firms in the market, future expectations regarding the market, and means of transportation and communication. ठीक है? तो जो कुछ भी फैक्टर्स आप लोग को पिछले वाले वीडियो में बताया गया था, उसी को मैं यहाँ पे लिख दिया, और मेरे को मिल गया इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन एंड मार्केट सप्लाई फंक्शन। सो आई होप आप लोग को ये वाला पार्ट क्लियर है। मूव करते हैं सप्लाई शेड्यूल की तरफ। ठीक है। सो व्हाट इज अ सप्लाई शेड्यूल? शेड्यूल का मतलब क्या होता है बच्चा? शेड्यूल का मतलब एक टेबल होता है। ठीक है। तो सप्लाई शेड्यूल भी आपका दो टाइप का है। क्या क्या सर? ये आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है, और मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल का क्या मतलब है कि एक सप्लायर अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे जितना भी सप्लाई करना चाहेगा, उसको इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। तो ये जो आपको टेबल दिख रहा है ना, ये है आपका इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। ठीक है। एंड ये जो आपको टेबल दिख रहा है, ये आपका मार्केट सप्लाई शेड्यूल है। मार्केट सप्लाई शेड्यूल का क्या मतलब होता है कि मार्केट में सारे सप्लायर्स अलग अलग प्राइस पॉइंट्स पे कितना सप्लाई करना चाहेंगे, उसी को हम मार्केट सप्लाई शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है। सो आई होप हम लोग का इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल क्लियर है। अगर मैं इसके डेफिनेशन की तरफ आऊं, तो सप्लाई शेड्यूल एक टेबुलर स्टेटमेंट है, जो कि दिखाता है अलग अलग क्वांटिटीज जो कि एक सप्लायर सप्लाई करना चाहेगा एट डिफरेंट प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो ये था आप लोग का सप्लाई शेड्यूल के बारे में। नेक्स्ट, सप्लाई शेड्यूल अगर हम समझ गए, तो नेक्स्ट मूव करते हैं सप्लाई कर्व की तरफ। एंड अब तक आप लोग गेस कर चुके रहोगे कि सर सप्लाई कर्व भी दो टाइप का होने वाला है। ये दो टाइप क्या क्या है? एक आपका इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होता है, और एक आपका मार्केट सप्लाई कर्व होता है। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ये जो टेबल अभी हमने देखा, उस टेबल को यूज करते हुए अगर मैं एक ग्राफ को प्लॉट करने का कोशिश करूंगा, ठीक है, जहां पे एक्स एक्सिस में हम रखेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, वाई एक्सिस में हम रखेंगे प्राइस, तो मेरे को कुछ ऐसा कर्व मिलने वाला है। ठीक है। और इस कर्व को मैं नाम दूंगा सप्लाई कर्व ऑफ फर्म ए। दैट इज योर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। सर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के बारे में आप और क्या बोल सकते हो? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, ये अपवर्ड स्लोप्ड है। ये अपवर्ड स्लोप क्यों है? क्योंकि हमने जब फैक्टर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उस समय आपको सबसे पहला रिलेशनशिप यही बताया गया था कि प्राइस और सप्लाई के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा एंड प्राइस कमेगा तो सप्लाई कमेगा, और इसी कारण के वजह से इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है ये ऊपर की तरफ जाता है। सिमिलरली मार्केट सप्लाई कर्व को बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मार्केट सप्लाई कर्व को बनाने का कोशिश करते हैं। सो मार्केट सप्लाई के बारे में आपको ये बोला गया था कि मार्केट सप्लाई हम लोग को मिलता है इंडिविजुअल सप्लाईज को ऐड करके। ठीक है, तो लेट्स से ये वाला आपका सप्लाई कर्व ऑफ ए है, एंड लेट्स से ये वाला आपका सप्लाई कर्व ऑफ ई है। तो मार्केट सप्लाई कर्व मेरे को कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये हम लोग का बन गया अब सप्लाई कर्व ऑफ द मार्केट। ठीक है, सो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन, वी आर इंटरेस्टेड इन द सप्लाई कर्व ऑफ द इंडिविजुअल, जिसको हम इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बोलते हैं, एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द सप्लाई कर्व ऑफ द मार्केट, जिसको हम मार्केट सप्लाई कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा आप लोग को एक पॉइंट दिखना चाहिए, यहाँ पे आप लोग को एक ऑब्जर्वेशन दिखना चाहिए कि सर मार्केट सप्लाई कर्व थोड़ा ज्यादा फ्लैट है, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व थोड़ा ज्यादा स्टीप है। तो इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, तो चलिए इसके पीछे के रीजन को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, मार्केट सप्लाई, चलिए इसका साइज बढ़ाना है, इसका साइज को बढ़ा के कर देते हैं 24। ओके, सो मार्केट सप्लाई कर्व इज फ्लैटर बिकॉज द proportionate change is more than the proportionate change in individual supply। अब भी कुछ बच्चों का डाउट होगा कि सर समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए इसको समझने के लिए वापस से टेबल में आते हैं। और ये टेबल में एक चीज ध्यान से देखिए, इंडिविजुअल सप्लाई के केस में जब प्राइसेस 5 रुपीज बढ़ रहा है, सो एक इंडिविजुअल सप्लायर कितना ज्यादा सप्लाई कर रहा है, 20। लेकिन मार्केट सप्लाई में देखिए जब प्राइसेस 5 रुपीज बढ़ रहा है, पूरे मार्केट में कितना सप्लाई बढ़ रहा है, पूरे मार्केट में बढ़ रहा है 220। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि इंडिविजुअल सप्लाई प्राइस चेंज की वजह से होता है, लेकिन थोड़ा होता है। पूरे मार्केट में जितने भी सेलर्स हैं उन सबके वजह से प्राइस सप्लाई में जो कुछ भी चेंज होता है ये बहुत ज्यादा होता है। तो यही डिफरेंस है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व के बारे में। यही कारण है कि क्यों इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आपका फ्लैटर होता है, एंड क्यों मार्केट सप्लाई, उल्टा बोल दिया, क्यों मार्केट सप्लाई कर्व आपका फ्लैटर होता है एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व आपका स्टीपर होता है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये डिफरेंस समझ में आया हो कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व स्टीपर होता है एंड मार्केट सप्लाई कर्व फ्लैटर होता है। ठीक है, यहीं पर आप एक और पॉइंट भी लिख सकते हैं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मार्केट सप्लाई कर्व इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। ठीक है, ये जो मार्केट सप्लाई कर्व मेरे को मिल रहा है ये इंडिविजुअल सप्लाईज को ही तो ऐड करके मिलता है। ठीक है, ये टेबल को देखिए, ये जो 300 मेरे को मिला था, ये 300 कैसे मिला, बाय एडिंग दिस 100 एंड 200। तो अगर ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ग्राफ में मेरे को ये जो पॉइंट मिल रहा है ये किस वजह से मिल रहा है, ये वाला, ये दो अलग अलग पॉइंट्स को ऐड करके मिल रहा है। पॉइंट ए और पॉइंट बी को ऐड करने से पॉइंट सी मिलता है। ठीक है, तो पॉइंट यही है कि मार्केट सप्लाई कर्व जो है ये हॉरिजॉन्टल समेशन है किसका, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का। सो आई होप आप लोग को इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एंड मार्केट सप्लाई कर्व ये दोनों के बारे में बहुत क्लियरली समझ में आया। ठीक है, बात करते हैं सप्लाई कर्व के स्लोप के बारे में। आप लोग को एक चीज तो पता ही होगा कि हर एक कर्व का कुछ ना कुछ स्लोप होता है। स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व को शॉर्ट में एसएस करके जनरली लिखा जाता है। ठीक है, तो सप्लाई कर्व का स्लोप हम कैसे निकालते हैं, इसको निकाला जाता है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, दैट्स इट। चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे डेल्टा पी बाय डेल्टा क्यू। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये सप्लाई कर्व के स्लोप के बारे में समझ में आया हो, इसको कैसे निकाला जाता है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं द एलिफेंट इन द रूम, इट इज लॉ ऑफ सप्लाई। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ सप्लाई, एंड सरप्राइजिंगली आपको लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में ऑलरेडी पता है। ठीक है, कैसे पता सर, चलिए देखते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में आप लोग को ऑलरेडी पता है। सो लॉ ऑफ सप्लाई states that keeping other factors constant, there exists a
डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। क्या बोलता है लॉ ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई हम लोग को यही बोलता है कि सर इतने सारे फैक्टर्स थे जिनके बारे में आपने बताया। इन टोटल 9 फैक्टर्स के बारे में आपने बताया। तो ये 9 फैक्टर्स में से आप सिर्फ प्राइस को छोड़ दीजिए और बाकी सारे फैक्टर्स को आप कांस्टेंट रखिए। ठीक है, प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, टैक्सेशन पॉलिसी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, सब चीजों को कांस्टेंट रखिए। अगर आप सब चीजों को कांस्टेंट रखेंगे ना, तो आपको एक डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई देगा। इन दो चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप, प्राइसेस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। ठीक है, यही है मेरा लॉ ऑफ सप्लाई, कि अगर मैं बाकी फैक्टर्स को फिक्स्ड रखता हूं तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कमेगा तो क्वांटिटी सप्लाई कमेगा। दिस इज माई लॉ ऑफ सप्लाई। आई होप आप लोग को लॉ ऑफ सप्लाई समझ में आया। ठीक है, तो लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में कुछ अजम्पशंस बात कर लेते हैं। ठीक है, हर एक लॉ के कुछ ना कुछ अजम्पशंस होते हैं, तो इसके भी कुछ अजम्पशंस हैं। और इसके अजम्पशंस आप मेरे को बताएंगे क्या क्या होता है। सबसे पहला अजम्पशन यही है, ये जो कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट हमने पकड़ा ना, यहीं से हम इसके अजम्पशंस निकालेंगे कि प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स आर कांस्टेंट। प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, और इसके assumptions ये है कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं है। नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसके क्या assumptions है याद करिए इसके फैक्टर्स के बारे में। नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और इसके क्या assumptions हो सकते हैं कि देर इज नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी। नो चेंज इन टैक्स पॉलिसी। और इसके क्या assumptions हो सकते हैं, इसका एक और assumption ये हो सकता है कि गोल ऑफ द प्रोड्यूसर डज नॉट चेंज। सो नो चेंज इन गोल ऑफ द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो ये सारे assumptions इसके बारे में बोला जा सकता है। क्या इसको याद रखने का जरूरत है? नहीं। तो बस इतना पता होना चाहिए कि सप्लाई को कौन कौन से फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। तो उसके बेसिस में आप लॉ ऑफ सप्लाई बना सकते हैं, उसके बेसिस में आप assumptions बना सकते हैं। ठीक है, तो काफी इजी था। मूव करते हैं इस लॉ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करने। सो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, लॉ ऑफ सप्लाई हमेशा हमको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है। किन दो चीजों के बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, लॉ ऑफ सप्लाई एक क्वालिटेटिव रिलेशनशिप। लॉ ऑफ सप्लाई क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है सर, क्या मतलब इसका? इसका मतलब यही है बच्चा कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कमेगा तो सप्लाई कमेगा। लेकिन कितना सप्लाई बढ़ेगा कितना सप्लाई कमेगा, ये क्वांटिटी के बारे में मेरे को कुछ नहीं बोलता। ये मेरे को सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बोलता है। तो लॉ ऑफ सप्लाई एक डायरेक्शन बेस्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, ये आपको मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बोलता। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, लॉ ऑफ सप्लाई इट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी प्रपोर्शनल रिलेशन। ये प्रपोर्शनल रिलेशन का मतलब क्या होता है? प्रपोर्शनल रिलेशन का मतलब यही होता है कि प्राइस सर अगर 2 गुना बढ़ जाएगा तो क्या सप्लाई भी हम लोग का 2 गुना बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा कुछ भी प्रपोर्शनल रिलेशन लॉ ऑफ सप्लाई एस्टेब्लिश नहीं करता। And चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, कि लॉ ऑफ सप्लाई इज अ वन साइडेड लॉ। वन साइडेड लॉ का क्या मतलब होता है कि अगर प्राइस बढ़ा सो उसके वजह से सप्लाई डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दिस विल डेफिनेटली हैपन। लेकिन अगर सप्लाई बढ़ा, क्या उसके वजह से प्राइस बढ़ रहा है? ऐसा कुछ हम लोग बोल नहीं सकते। अगर सप्लाई बढ़ा तो वो और भी कोई कारण की वजह से हो सकता है। मे बी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गया, उस वजह से मेरा सप्लाई बढ़ रहा होगा। इस सेंस में हम लोग इस लॉ को वन साइडेड बोलते हैं, कि अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन अगर सप्लाई बढ़ रहा है तो प्राइस के बारे में बच्चा आप कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, अब आते हैं रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, कि सर वो क्या रीजंस है लॉ ऑफ सप्लाई फंक्शन कर रहा है। रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई, कि प्राइस बढ़ने से आपका सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस घटने से आपका सप्लाई घटेगा। इसके पीछे के रीजंस क्या है? सबसे पहला रीजन है प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, खुद सोच के चलिए, अगर प्राइस बढ़ता है तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस, बढ़ेगा। और अगर प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ता है तो क्या वो ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? डेफिनेटली वो ज्यादा सप्लाई करना चाहेगा।
प्राइस बढ़ने से प्रोड्यूसर का प्रॉफिट इंसेंटिव्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो मार्केट में और सप्लाई करना चाहेगा। एंड हेंस द फर्स्ट रीजन दैट इज प्रॉफिट मोटिव। ठीक है। और वहीं पर अगर प्राइसेस कमेगा तो प्रोड्यूसर कम सप्लाई करना चाहेगा। ठीक। दूसरा रीजन फॉर लॉ ऑफ सप्लाई कि चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स, कि पहले किसी मार्केट में किसी एक शहर में सिर्फ 5 ही सप्लायर थे, तो सप्लाई अकॉर्डिंगली होता था। लेकिन क्योंकि प्राइस बढ़ा तो ये 5 सप्लायर्स बहुत ज्यादा प्रॉफिट करने लगे, और ये 5 सप्लायर्स बहुत ज्यादा प्रॉफिट करके कोठी बंगला बना लिए, और इनको देखकर बाकी बहुत सारे लोग भी आके ये बिजनेस को स्टार्ट कर लिए। तो मार्केट में फर्म्स जो कि पहले 5 थे, 500 हो गए। तो जब मार्केट में फर्म्स बढ़ जाएंगे तो उस मार्केट में सप्लाई भी बढ़ जाएगा। उस मार्केट में हर गली नुक्के में आपको वो प्रोडक्ट मिलने लगेगा। और हर गली नुक्के में अगर आपको वो प्रोडक्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो प्रोडक्ट का सप्लाई बढ़ रखा है। सो प्राइसेस बढ़ने के वजह से नंबर ऑफ फर्म्स भी बढ़ गए, जिसके वजह से सप्लाई भी बढ़ गया। ठीक है। सो मूव करते हैं तीसरे वाले पॉइंट की तरफ, दैट इज चेंज इन स्टॉक। ठीक है। पहले वाली वीडियो में आप लोग को ऑलरेडी बोला गया है सप्लाई क्या होता है एंड स्टॉक क्या होता है। ठीक है। स्टॉक वो पार्ट है मेरे गुड्स का जो कि अपने गोडाउन में रख रखा हूँ, जिसको मैं बेचने के लिए अपने दुकान में नहीं रख रखा हूँ। तो जब प्राइस बढ़ता है तो मैं क्या करता हूँ, मेरे गोडाउन से मैं बहुत सारा सामान लाके मेरे शॉप में रख देता हूँ, एंड हेंस मेरा सप्लाई बढ़ गया। ठीक है। तो सप्लाई और स्टॉक ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। सप्लाई वो सारे आइटम्स हैं जो मेरे शॉप में अभी मैं रख रखा हूँ, जिसको मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। और स्टॉक वो आइटम है जो कि मेरे गोडाउन में रखा हुआ है, जिसको मैं अभी बेचने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसको मैं कब बेचूंगा, जब मेरे शॉप में क्वांटिटी कम हो जाएगा, मैं जाऊंगा अपने गोडाउन से सामान लाकर वापस से अपने स्टॉक अपने सप्लाई में रखूंगा। सो जब कभी भी प्राइसेस बढ़ता है, एक सप्लायर क्या करेगा, वो अपने गोडाउन से ज्यादा सामान लेकर आएगा, अपने दुकान में रखेगा। तो चेंज इन स्टॉक के वजह से भी हम लोग का लॉ ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये वाला पार्ट क्लियर हो। मूव करते हैं आज के वीडियो का लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो ही नहीं करती। ठीक है। वो क्या प्रोडक्ट है? सबसे पहला, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। ठीक है। कि किसी एक चीज का प्राइस अभी बढ़ रहा है, तो आप नॉर्मली क्या बोलोगे कि सर प्राइस अगर बढ़ रहा है तो आपका सप्लाई भी बढ़ना चाहिए। ठीक है। लेकिन मैं एक सप्लायर हूं, और मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में उसका प्राइस और भी बढ़ेगा। अभी मैं जितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, फ्यूचर में मैं और भी प्रॉफिट कमा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इवन इफ अगर अभी प्राइस बढ़ रहा है तो मैं अपना सप्लाई को कम कर दूंगा। इस उम्मीद से, इसी उम्मीद से कि फ्यूचर में जब प्राइस और बढ़ चुका रहेगा तब मैं बेच के ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा। तो ये सबसे पहला एक्सेप्शन है जो कि लॉ ऑफ सप्लाई को नहीं मानता। लॉ ऑफ सप्लाई आपका स्टेटमेंट था जो कि प्राइस और सप्लाई के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बोल रहा था, कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कमेगा तो सप्लाई कमेगा। लेकिन अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं और मैं एक सप्लायर हूँ और मेरे को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइसेस और बढ़ेंगे, तो मैं अभी अपना सप्लाई को कम कर देता हूँ। ठीक है। फिर दूसरा आता है एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स के बारे में क्या बोला जाता है कि ये लॉ ऑफ सप्लाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इनफैक्ट एग्रीकल्चरल गुड्स का सप्लाई तो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो अगर प्राइस बढ़ भी रहा है, लेकिन क्लाइमेट फेवरेबल नहीं है, मेरे सारे के सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉयड हो गए, तो क्या मैं सप्लाई बढ़ा पाऊंगा? नहीं। तो इवन इफ द प्राइसेस आर राइजिंग, मेरा सप्लाई शायद ना बढ़े, मेरा सप्लाई शायद कम जाए। क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स का सप्लाई प्राइस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। फिर तीसरा होता है पेरिशेबल आइटम्स। ठीक है। सो पेरिशेबल आइटम्स का मतलब क्या होता है? पेरिशेबल आइटम्स वो सारी चीजें होती हैं जो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है। जैसे कि मिठाइयाँ हो गई, पेस्ट्रीज हो गया, केक हो गया। ठीक है। तो ये सारे आइटम्स, तो जनरली आप एक चीज देखेंगे, बड़ी बड़ी बेकरीज ये लोग क्या करती है ना, शाम के समय, रात को 10-11 बजे के बाद इन लोग का अगर कुछ पेस्ट्री होता है, इसको ये लोग 30-40% ऑफ में सप्लाई करते हैं। क्यों रात को 10-11 बजे 30-40% ऑफ दिया जाता है? क्योंकि ये खराब हो जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी पेस्ट्री है वो पेरिशेबल आइटम है। ठीक है। सो पेरिशेबल आइटम के केस में रात को जब प्राइस कम गया, क्या उन लोग का सप्लाई कमा? नहीं, उन लोग का सप्लाई नहीं कमा। इनफैक्ट वो अपना सप्लाई बढ़ा देते हैं।
इस उम्मीद से कि हम लोग का सारा पेस्ट्री खत्म हो जाए ताकि कल हम लोग फ्रेश पेस्ट्री को ला पाए। वरना कल कस्टमर आएगा और कंप्लेन करेगा कि आप बासी हम लोग को दे रहे हो, आप जो कुछ भी दे रहे हो वो स्टेल है। ठीक है। सो दैट वाज द थर्ड पॉइंट। मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज रेयर आर्टिकल्स। ठीक है, रेयर आर्टिकल्स मतलब कुछ, टीपू सुल्तान का तलवार हो गया। ठीक। तो इवन इफ टीपू सुल्तान का तलवार का प्राइस मार्केट में बढ़ते जा रहा है, क्या उसका सप्लाई बढ़ाया जा सकता है? नहीं, उसका सप्लाई नहीं बढ़ाया जा सकता, वो उतना ही है। ठीक है। तो रेयर आर्टिकल्स के केस में, लग्जरियस आइटम्स के केस में सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता। फाइनली पॉइंट नंबर 5, जो कि आप लोग का है बैकवर्ड कंट्रीज। ठीक है, तो बहुत सारी बैकवर्ड कंट्रीज हैं, उनके पास, उनके देश में प्राइसेस बढ़ने से भी वो लोग सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते। किस कारण की वजह से? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी ही नहीं है। ठीक है, उनके पास रिसोर्सेस ही नहीं है। तो इवन इफ बैकवर्ड कंट्रीज में प्राइसेस बढ़ेंगे, वो अपना सप्लाई को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उनके पास ना ही टेक्नोलॉजी है, उनके पास ना ही रिसोर्सेस है। ठीक है। तो ये था आज के वीडियो में लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, बहुत डिटेल में बहुत सारी चीजें। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में आप लोग को बोला गया कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। एंड उसके पहले हमने बात किया कि सप्लाई फंक्शन के बारे में। वी टॉक्ड अबाउट सप्लाई शेड्यूल, वी टॉक्ड अबाउट सप्लाई कर्व, एंड वी टॉक्ड अबाउट द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। उसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, उसको लेकर कुछ रीजंस, एंड फाइनली उसको लेकर कुछ एक्सेप्शंस, कि वो सारी एरियाज जहां पे लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड नहीं करेगी। ठीक है। सो मैं आप लोग से बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ वीडियो नंबर 3 के साथ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं चेंजेस इन सप्लाई कर्व। और उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, चेंजेस इन सप्लाई कर्व, एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ वीडियो नंबर 3। ठीक है। सो मैं आप लोग से बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, गुड।